हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बीएड फोर्थ सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी क्लासेस हमारी चल रही है। पहली क्लास यानी कि फर्स्ट चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से। ठीक है, आज हमारा चैप्टर सेकंड रहेगा। पहले हम चैप्टर को डिटेल में समझेंगे, सब्जेक्टिव बेस समझेंगे, फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और जब ये पेपर पूरा खत्म हो जाएगा फिर हम चैप्टर वाइज वन लीनियर भी कर लेंगे। ठीक है, मतलब इतना आपको हम प्रिपेयर करा देंगे कि आपको ना तो कहीं से कोई किताब पढ़नी है, ना तो आपको कहीं से कोई इजी नोट्स, कोई मॉडल पेपर, कुछ भी नहीं पढ़ना है। ओनली स्मार्टर एवरीडे इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। ठीक है, तो चैप्टर आज हमारा सेकंड है, भारत में शिक्षा, यानी कि टॉपिक है हमारा वैदिक काल। ओके, एजुकेशन इन इंडिया, वैदिक पीरियड को हम डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से इसको समझते हुए चलेंगे। क्लासेस का आपका जो टाइम है वो लिख लीजिएगा, यानी कि अपने दिमाग में रखिए, ध्यान रखिए। टाइम आपका जो क्लासेस हैं, एक क्लास आपकी 4 बजे होती है, एक क्लास आपकी 8 बजे होती है। ओके, और जब तक हमारा पेपर चैप्टर फर्स्ट नहीं खत्म हो जाता, सॉरी, यानी कि एक एक पेपर को हम फिनिश करेंगे। पहले पेपर 1 खत्म करेंगे, फिर हम पेपर 2 खत्म करेंगे, फिर 3, फिर 4। ओके, साथ में लेके नहीं चलेंगे, चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको क्लियर होता रहे कि आपने कितना पढ़ लिया है। वैदिक काल की अवधारणा समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है वैदिक काल का, इसको समझिएगा। देखिए, भारतीय शिक्षा का आरंभ आज से लगभग 4000 से 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, भारतीय शिक्षा का आरंभ आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो 4000 से 5000 वर्ष पूर्व हुआ था, परंतु इसका एक व्यवस्थित तरीके से जो अध्ययन है वो वैदिक काल के आरंभ से ही हुआ। कब से हुआ? वैदिक काल के आरंभ से हुआ। अतः इतिहासकार इस काल को वैदिक काल कहते हैं। इस काल में हमारे देश में एक समृद्ध शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ, जिसे वैदिक शिक्षा प्रणाली कहते हैं। इसी काल में क्या हुआ, इस समय में क्या हुआ कि हमारे देश में एक समृद्ध, एक सुव्यवस्थित, एक बेहतरीन शिक्षा प्रणाली का डेवलपमेंट हुआ, जिसे हम लोग वैदिक शिक्षा प्रणाली यानी कि वैदिक एजुकेशन सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इसका विकास वैदिक काल में हुआ और यह प्रणाली वैदिक दर्शन पर आधारित थी, इसलिए इसको क्या कहा गया? वैदिक शिक्षा प्रणाली कहा गया। क्योंकि वैदिक काल में शिक्षा पर ब्राह्मणों का आधिपत्य था। क्वेश्चन नोट कीजिए, लाइन लिख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, वैदिक काल में शिक्षा पर किनका आधिपत्य था? ब्राह्मणों का, शूद्रों का, वैश्यों का, मतलब 4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो आप क्या लिखेंगे? वैदिक काल में शिक्षा पर ब्राह्मणों का आधिपत्य था। किसका? ब्राह्मणों का। अतः तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकालते भी चलेंगे और प्रॉपर तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर भी लेंगे। ठीक है, ब्राह्मणों का आधिपत्य था वैदिक काल में, किस पर? शिक्षा पर। अतः कुछ विद्वान वैदिक कालीन शिक्षा को ब्राह्मणीय शिक्षा तथा कुछ हिंदू शिक्षा की भी संज्ञा देते हैं। जो वैदिक कालीन शिक्षा है उसको कुछ लोग ब्राह्मणीय शिक्षा भी कहते हैं। ब्राह्मणीय शिक्षा किस शिक्षा को कहा जाता है? ब्राह्मणीय शिक्षा वैदिक कालीन शिक्षा को कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बन गया। वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, उसके आदर्श क्या थे? डॉक्टर अल्तेकर के शब्दों में कहा गया है, ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता की भावना, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नति और राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार, यानी कि उसका प्रचार, प्राचीन भारत में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य एवं आदर्श थे। वैदिक कालीन शिक्षा में क्या था? शिक्षा के मुख्य आदर्श क्या थे? ईश्वर भक्ति हो, धार्मिकता की भावना हो, चरित्र का निर्माण हो, व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व का विकास हो, नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन किया जाए, व्यक्ति अपने उत्तरदायित्वों को समझे, संस्कृति और सभ्यता का जो है प्रचार प्रसार हो, इसको व्यक्ति समझ पाए। तो ये शिक्षा के मुख्य उद्देश्य और आदर्श हुआ करते थे। परंतु आज जब हम उस काल की शिक्षा के स्वरूप को गहराई से देखते और समझते हैं तो ये क्लैरिफाई होता है कि उस काल में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान का विकास करना था। ठीक है, वैदिक शिक्षा के उद्देश्यों को हम निम्नलिखित रूप से क्रमबद्ध कर सकते हैं। वैदिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य,
वैदिक शिक्षा का उद्देश्य था ज्ञान एवं संस्कृति पर केंद्रित होना। ज्ञान और संस्कृति को केंद्र में रखा जाता था, यानी ज्ञान और संस्कृति पर पूरा बल, पूरा फोर्स, पूरा फोकस होता था। फोकस ऑन नॉलेज एंड कल्चर। ज्ञान का विकास वैदिक कालीन शिक्षा का सर्वप्रमुख उद्देश्य था। वैदिक कालीन शिक्षा का सर्वप्रमुख उद्देश्य था, क्या था? ज्ञान का विकास करना। तब ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र भी माना जाता था। वैदिक काल में शिष्यों के भौतिक विकास के लिए उन्हें भाषा, व्याकरण, कृषि, पशुपालन और कला कौशलों की शिक्षा देने के साथ ही उसे सामाजिक क्रियाओं में भी वेल ट्रेन किया जाता था। आध्यात्मिक विकास के लिए भाषा, साहित्य, धर्म और नीति शास्त्र का ज्ञान कराया जाता था। वैदिक काल में आध्यात्मिक विकास के लिए किसका ज्ञान कराया जाता था? तो भाषा, साहित्य, धर्म और नीति शास्त्र का ज्ञान कराया जाता था। धार्मिक क्रियाओं में प्रशिक्षित किया जाता था बच्चों को, बालकों को। चित्त वृत्तियों का निरोध था। वैदिक काल में शरीर की अपेक्षा आत्मा को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। पॉइंट टू बी नोटेड, नोट कीजिए। वैदिक काल में शरीर की अपेक्षा किसको अधिक महत्व दिया जाता था? वैदिक काल में शरीर की अपेक्षा आत्मा को बहुत अधिक इंपॉर्टेंस दिया जाता था। क्यों? क्योंकि शरीर तो नश्वर है जबकि आत्मा अनश्वर है। अतः विद्यार्थियों की चित्त वृत्तियों का निरोध करने के लिए योग पर विशेष बल दिया जाता था। चित्त वृत्तियों का निरोध करने के लिए किस पर विशेष बल दिया जाता था? चित्त वृत्तियों का निरोध करने के लिए योग पर विशेष बल दिया जाता था। यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे। स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन, हेल्थ प्रिजर्वेशन प्रमोशन। वैदिक कालीन ऋषि और गुरु मानव जीवन के अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति के लिए स्वस्थ शरीर और निर्मल मन की आवश्यकता पर बल देते थे। यही कारण है कि तब ऋषि आश्रमों और गुरुकुलों में शिष्यों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के संरक्षण और संवर्धन पर विशेष बल दिया करते थे। नेक्स्ट है हमारा, क्या है? पावन व पवित्र भावना की विकास करना, भावना का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ हॉली फीलिंग्स। वैदिक काल में शिक्षा मानव को उसके आत्मिक विकास की ओर ले जाती थी। उसके आत्मिक यानी कि व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास हो, आत्मा का विकास हो, है ना, ज्ञान का विकास हो उसके अंदर। मानव का जीवन बहुत सरल, स्वाभाविक, शुद्ध और पवित्र था। सत्य या ब्रह्म अथवा मोक्ष की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य था। वैदिक काल में शिक्षा का जो उद्देश्य था, क्या था? मोक्ष की प्राप्ति। जीवन का लक्ष्य क्या था? मोक्ष की प्राप्ति करना। अतः मनुष्य की ईश्वर में पूर्ण आस्था थी। चरित्र का निर्माण करना, कैरेक्टर बिल्डिंग। वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य छात्रों का चरित्र निर्माण करना था। चरित्र का निर्माण वैदिक आदर्शों के अनुरूप किया जाता था। ब्रह्मचर्य का पालन, सात्विक भोजन, सदाचार और उच्च विचार आदि का पालन करके इस उद्देश्य की प्राप्ति की जाती थी, चरित्र निर्माण किया जाता था। तो ये आप समझ रहे थे कि हमारी जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसके क्या उद्देश्य थे। उसका उद्देश्य था ज्ञान और संस्कृति पर केंद्रित होना, चित्त वृत्तियों का निरोध, है ना, शरीर की अपेक्षा आत्मा को अधिक महत्व दिया जाता था। चित्त वृत्तियों का निरोध करने के लिए योग पर विशेष बल दिया जाता था, है ना। पावन और पवित्र भावना का विकास करना, ठीक है, चरित्र का निर्माण करना। अब वैदिक शिक्षा का अर्थ प्रॉपर वे में समझ लेते हैं। देखिएगा, मीनिंग ऑफ वैदिक एजुकेशन। वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ ज्ञान अथवा विद्या की प्राप्ति है। वेदों के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है? वेदों का अनुसार शिक्षा का अर्थ है ज्ञान अथवा विद्या की प्राप्ति। ठीक है, इस तरीके से वन लीनियर बना करके हम आपको वही प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, अगर आपने अभी तक हमारे नोट्स ना लिए हों तो ये नंबर आप देख पा रहे हैं 9628182649। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके हमारे पेड नोट्स की इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, जिसमें आपको चारों पेपर के ऑब्जेक्टिव कंटेंट प्लस सब्जेक्टिव कंटेंट, वन लीनियर जो कराएंगे वो सारा कंटेंट आपको मिलेगा। हमारे नोट्स लेने के बाद, हमारे क्लासेस लेने के बाद आपको बाहर से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है, ना तो कोई किताब, कोई जी नोट्स, कोई मॉडल पेपर, कुछ भी लेना नहीं है, पूरा पेपर यहीं से मिलेगा। चलिए आते हैं अपने पॉइंट पर। वैदिक शिक्षा का अर्थ देखिए, वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ ज्ञान अथवा विद्या की प्राप्ति है। ठीक है, वेदों के आधार पर शिक्षा ज्ञान
आत्मा तथा ब्रह्म की खोज है। वेदों के आधार पर शिक्षा क्या है? तो वेदों के आधार पर शिक्षा ज्ञान, आत्मा तथा ब्रह्म की खोज है। वेदों के आधार पर शिक्षा किसकी खोज है? ज्ञान, आत्मा और ब्रह्म की। शिक्षा का उद्देश्य आत्मानुभूति व आत्मबोध है। वेदों के अनुसार शिक्षा पूर्णता तक पहुंचाने का एक सद्मार्ग है। वेदों को समस्त ज्ञान का कोष माना गया है। वेदों में शिक्षा को मोक्ष का साधन भी माना गया है। क्या कहा गया है? साविद्या या विमुक्तये। वैदिक काल में जीवन को दो प्रकार की विद्या, परा और अपरा में विभक्त किया गया था। वैदिक काल में जीवन को वैदिक काल में जीवन को दो प्रकार की विद्या में विभक्त किया गया, बांटा गया, डिवाइड किया गया, परा और अपरा में। यहां पे परा का अर्थ क्या है? परा का अर्थ ज्ञान, कर्म और उपासना के द्वारा ब्रह्म, सत्य, जगत मिथ्या का बोध कराना था। यानी कि जो ब्रह्म है वही सत्य है, जो ये भौतिक जगत है ये मिथ्या है, झूठा है। यहाँ पे अपरा का अर्थ समाज विद्या अर्थात उसके लौकिक स्वरूप से था, परंतु इनमें अधिक बल परा विद्या पर दिया जाता था, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष भारतीय जीवन के प्रमुख स्तंभ थे। भारतीय जीवन के प्रमुख स्तंभ क्या थे? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है। वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक, नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्तियों के विकास के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना था। ओके, ये वैदिक शिक्षा का अर्थ हो गया। अब हम बात करते हैं शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था, करिकुलम ऑफ एजुकेशन। चूंकि वैदिक कालीन शिक्षा की संरचना प्रारंभिक और उच्च शिक्षा में विभाजित थी। वैदिक कालीन शिक्षा की जो संरचना थी वो प्रारंभिक और उच्च शिक्षा में विभाजित थी, बटी हुई थी, डिवाइड थी। अतः शिक्षा की पाठचर्या को भी उसकी प्रकृति और स्तरों के आधार पर देखा और समझा जा सकता है। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आध्यात्मिक विकास करना, है ना, परंतु कर्म की भी उपेक्षा उसमें नहीं की गई है। वेदों में आध्यात्मिक और लौकिक दोनों प्रकार के ज्ञान का वर्णन है। अतः इस काल में प्रकृति के आधार पर पाठचर्या में परा और अपरा दोनों ही प्रकार की विद्याओं का प्रचलन था। परा विद्या जिसका प्रमुख उद्देश्य आध्यात्मिक विकास करना, इंसान को, मनुष्य को ईश्वर की ओर, ईश्वर से कनेक्ट कराना, पूजा पाठ की तरफ लेकर के जाना, धर्म, जीव, आत्मा, परमात्मा, पुराण, दर्शन, वेद, वेदांग, नीति शास्त्र आदि का अध्ययन कराती थी। कौन? पराविद्या। ठीक है। जो पराविद्या है ये अध्यात्म से जुड़ी है, ये ईश्वर से कनेक्ट कराती है, ये इंसान को पूजा पाठ, भगवान की तरफ लेकर के जाती है ना। और जो अपराविद्या है जो प्रमुख रूप से लौकिक जगत से संबंधित थी। ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है पराविद्या किससे संबंधित है? आध्यात्मिक विकास से। ओके, अपराविद्या किससे संबंधित है? लौकिक जगत से, जहां पे अंक शास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, ज्योतिष, भूगर्भ विद्या, भौतिक शास्त्र आदि से संबंधित थी। ठीक है। तो इस प्रकार से परा और अपरा अलग अलग डिवाइड हैं। अपरा विद्या जिसमें जो लौकिक जगत से संबंधित है, जो भौतिक जगत से संबंधित है, जिसमें जो हम लोग जैसे जो इतिहास, भौतिक विज्ञान या साइंस कह सकते हैं, उससे कनेक्ट है। परा विद्या ईश्वर से कनेक्ट है। अच्छा, वैदिक काल में गुरु और शिष्य के बीच कैसे संबंध थे? वैदिक काल में गुरु शिष्य के मध्य अभिभावक और छात्र का संबंध था। जो गुरु होता था वो उसका एक तरीके से पिता के समान था, पिता तुल्य था, उसका अभिभावक था बालक का, है ना, स्थापित हो जाता था। गुरु शिष्यों को पुत्रवत और शिष्य गुरुओं को पिता के तुल्य मानते थे। गुरु अपने शिष्यों को अपना बेटा मानता था और शिष्य अपने गुरुओं को पिता मानते थे। एक बार गुरुकुल का विधि सम्मत ब्रह्मचारी बनने के बाद बालक के सुख दुख, शिक्षा दीक्षा, उसका भोजन, उसके रहने की व्यवस्था, उसके वस्त्र, अन्य समस्त आवश्यकताओं का उत्तरदायित्व गुरु द्वारा ही वहन किया जाता था। उसकी जरूरतें जो हैं, उसकी जो नीड्स हैं, उनको फुलफिल करने का काम गुरु जी करते थे। इसलिए वो गुरु को अपने पिता के तुल्य समझ लेते थे, क्योंकि उनका लालन पोषण भी गुरु जी ही करते थे। अतः माता पिता अपनी संतान की तरफ से पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाते थे, है ना। गुरुकुलों की व्यवस्था भी
गुरु और शिष्य दोनों संयुक्त रूप से और सुचारू रूप से कार्य विभाजन के द्वारा करते थे। कार्य बांट दिए जाते थे, कौन क्या काम करेगा, किसका क्या काम है, इस तरीके से संचालन होता था वहां के जो भी उनका गुरुकुल था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वैदिक कालीन मुख्य शिक्षा केंद्र। वैदिक काल में शिक्षा के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? देखिए, मेन एजुकेशन सेंटर्स इन वैदिक पीरियड। वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था परिवारों और उच्च शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुलों में होती थी। बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा होती थी, मान लीजिए कक्षा 1 से 5 तक कह सकते हैं, या शुरुआती पढ़ाई लिखाई, वो उसके परिवारों में ही हो जाती थी, घर पर ही हो जाती थी। माँ बाप, बड़े बड़े भाई बहन उसको सिखा देते थे थोड़ा बहुत। उच्च शिक्षा मान लीजिए कक्षा 6 से आगे की पढ़ाई जो होती थी वो गुरुकुलों में होती थी। उत्तर वैदिक काल में यही गुरुकुल बड़े बड़े नगरों और तीर्थ स्थानों पर स्थापित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल यानी कि वैदिक काल का जो लास्ट पीरियड आया, जो बाद का समय था, उसमें जो गुरुकुल हुआ करते थे वो बड़े बड़े नगरों में स्थापित हो गए, तीर्थ स्थानों पर स्थापित होने लगे, जो बाद में उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित हुए। इनमें से कुछ जो प्रमुख हैं उनकी हम बात करते हैं, जैसे कि आपका तक्षशिला हो गया, है ना। ये नगर उस काल में उत्तरी भारत के तत्कालीन गांधार नरेश तक्ष के नाम से बसाया गया था। तक्षशिला जहां स्थित था, ये जो नगर था, उस काल में उत्तरी भारत के तत्कालीन गांधार नरेश, तत्कालीन का मतलब उस समय के, ठीक है, तक्ष के नाम से ये बसाया गया था, जो बाद में राजधानी के रूप में परिवर्तित हो गया। तक्ष ने यहाँ देश के विभिन्न भागों से विद्वानों को बुला करके बसाया और उन्हें गांव के गांव दान में पूरे गांव दान कर दिए और उन पर शिक्षा व्यवस्था कार्य सौंपा गया, जिसके कारण यह नगर एक शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित हुआ। यहाँ संस्कृत भाषा और साहित्य, व्याकरण, चारों वेदों और धर्म तथा दर्शन के प्रकांड विद्वान निवास करते थे। परिणामतः उस काल में तक्षशिला वैदिक साहित्य, धर्म, दर्शन और आयुर्विज्ञान के शिक्षा के मुख्य केंद्र में विकसित होकर के 7वीं शताब्दी तक ब्राह्मणी शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया था। कौन? तक्षशिला। ठीक है, अगर मिथिला की बात करें, मिथिला प्रारंभ से ही धर्म, दर्शन और अध्यात्म की शिक्षा का मुख्य केंद्र रहा है। जो मिथिला है वो किस प्रकार की शिक्षा का मुख्य केंद्र रहा है? तो ये धर्म, दर्शन और अध्यात्म की शिक्षा का मुख्य केंद्र रहा है। परंतु उपनिषद काल में तो यह वैदिक शिक्षा के मुख्य केंद्र के रूप में विकसित हुआ। इस नगर में धर्म और दर्शन के प्रकांड विद्वान रहते थे और दूर दूर से लोग धर्म और दर्शन की शिक्षा प्राप्त करने के लिए मिथिला आते थे। यहाँ बिना किसी भेदभाव के शिक्षा दी जाती थी। उत्तर वैदिक काल में यहाँ कला, कौशल और सैनिक शिक्षा की व्यवस्था हुई। काशी की अगर बात करें तो यह भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। काशी कहाँ स्थित है? काशी भारत के पूर्वी भाग में स्थित है तथा प्रारंभ से ही ऋषियों की तपोभूमि और विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ का मुख्य केंद्र रहा है। कौन? काशी। काशी नरेश अजातशत्रु उपनिषदीय ज्ञान यानी कि ब्रह्म विद्या के पंडित होने के कारण अपने शासन काल में यह विद्वानों को आमंत्रित किया करते थे और यहाँ आत्मा, परमात्मा तथा ब्रह्म के स्वरूप के विषय में शास्त्रार्थ कराया जाता था। तभी से यह केंद्र विभिन्न मतों की शिक्षा और शास्त्रार्थ के केंद्र के रूप में डेवलप हुआ, विकसित हुआ। वैदिक शिक्षा प्रणाली का अगर मूल्यांकन करें, मूल्यांकन करने के लिए हमें इसके गुण को समझना होगा और इसके दोष को समझना होगा। ठीक है, गुण समझेंगे, फिर इनके दोष की चर्चा करेंगे, फिर हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। चलिए गुण मूल्यांकन करते हैं। वैदिक शिक्षा प्रणाली के गुण क्या थे? एक तो निःशुल्क शिक्षा थी। वैदिक काल में गुरुकुलों में शिष्यों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था और शिष्यों के आवास, उनका भोजन, उनके कपड़े लत्ते की व्यवस्था भी निःशुल्क बिना किसी पैसे के होती थी। शिक्षा का व्यापक अर्थ, वैदिक शिक्षा पद्धति शिक्षा से संबंधित उन समस्त पक्षों पर विचार करती है जिनका सामना मनुष्य को अपने जीवन में समय समय पर करना पड़ता है, अतः इसका स्वरूप बहुत व्यापक है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना वैदिक शिक्षा का उद्देश्य था। यह शिक्षा व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का विकास करने के साथ उसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से भी विकास करती है। यानी कि सर्वांगीण का मतलब उसका आर्थिक,
सामाजिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, हर तरीके का विकास, जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव है। उत्तम और प्रभावी शिक्षण विधियों का विकास। वैदिक काल में गुरुओं ने शिक्षण की अनेक उत्तम और प्रभावी विधियों का विकास किया, जिनमें व्याख्यान विधि, अनुकरण, प्रश्नोत्तर, विचार विमर्श और विश्लेषण विधि, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, तर्क, प्रयोग, अभ्यास और नाटक और कहानी इसमें प्रमुख विधियां हैं। गुरु एवं शिष्यों का अनुशासित जीवन होता था उस समय। वैदिक काल में गुरुकुलों के कठोर नियमों का गुरु एवं शिष्य दोनों ही पालन करते थे। उस काल में गुरु बहुत अनुशासित जीवन जीते थे और गुरुओं के आदर्श, आहार विहार व आचार विचार का सीधा प्रभाव शिष्यों पर पड़ता था। फलस्वरूप गुरु और शिष्य दोनों ही सादा और अनुशासित जीवन जीते थे। ये तो इसकी खूबियां हो गई, इसके गुण हो गए। अब बात करते हैं इनमें कमी क्या थी। वैदिक शिक्षा प्रणाली के कुछ दोष थे, कुछ कमियां थी। शिक्षा पर राज्य का उत्तरदायित्व तो नहीं था। वैदिक काल में शिक्षा पूरी तरह से गुरुओं के अर्थात व्यक्तिगत नियंत्रण में थी, है ना। परिणामतः शिक्षा का कोई सर्वमान्य स्वरूप नहीं विकसित हो पाया। जन शिक्षा की अवहेलना, स्त्री शिक्षा की उपेक्षा हुई और शिक्षा में समान अवसर की उपलब्धता भी सुनिश्चित नहीं हो पाई। ये क्या, ये इसकी कमी थी, इसका दोष था। अव्यवस्थित पाठचर्या एवं रटने पर अधिक बल हुआ करता था। वैदिक काल में सभी गुरुकुलों की पाठचर्या भिन्न भिन्न, क्योंकि अच्छा जैसे ये भी समस्या थी कि उसमें रटने पर, रोट लर्निंग पर ज्यादा फोकस होता था। इसका एक कारण गुरुकुलों की पाठचर्या अलग अलग हुआ करते थे। किसी गुरुकुल में क्या पढ़ाया जा रहा है, किसी गुरुकुल में क्या पढ़ाया जा रहा है। अभी तो पूरा सिलेबस पहले से निर्धारित होता है ना, राज्य की तरफ से, केंद्र की तरफ से क्या पढ़ाना है। इसका एक कारण शिक्षा पर किसी तरह का बाह्य नियंत्रण न होना, क्योंकि शिक्षा पर कोई बाहरी नियंत्रण नहीं था। व्यक्तिगत थी शिक्षा, व्यक्तिगत नियंत्रण में थी। जो गुरु थे वही सर्वे सर्वा होते थे, वही निर्धारित करते थे बच्चे को क्या और कब, कैसे, कहां पढ़ाना है। जबकि किसी भी स्तर की शिक्षा की पाठचर्या का पूर्व निश्चित होना अधिक अच्छा होता है, पहले से फिक्स होना कि क्या क्या पढ़ाना है, कितने दिनों में कौन सी चीज खत्म करनी है। शिष्यों का समस्त ज्ञान कंठस्थ करना पड़ता था, रटना पड़ता था तुरंत। शूद्रों की शिक्षा की भी उपेक्षा हुई। भारत में शूद्रों को बहुत ही नीची या हेय या कह सकते हैं, है ना, हेय की दृष्टि से देखे जाने के कारण प्राचीन भारतीय शिक्षा के द्वारा उनके लिए बंद थे, द्वार उनके लिए बंद थे। इस प्रकार उनकी शिक्षा की न केवल उपेक्षा की गई, बल्कि उन्हें शिक्षा प्राप्ति के अधिकार से वंचित रख करके उनके प्रति घोर अन्याय भी किया गया। जनसाधारण की शिक्षा व स्त्री शिक्षा की उपेक्षा भी हुई। उत्तर वैदिक काल में वर्ण के अनुसार कर्म की शिक्षा देना, जिसका जैसा वर्ण है, जिसका जैसा कर्म है, उसी प्रकार उसको शिक्षा दी जाती थी, है ना। कर्म के आधार पर शिक्षा दी जाती थी कि तुम क्या करते हो, उसी प्रकार की शिक्षा उसको दी जाती थी। शूद्रों को उनके अधिकार से वंचित कर दिया जाता था, जन शिक्षा का विरोधी कदम था। इसी प्रकार पुरुषों व स्त्रियों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था न किए जाने से भी स्त्री शिक्षा की घोर उपेक्षा हुई। स्त्री शिक्षा के महत्व को नकार दिया गया। धर्म को अत्यधिक महत्व और विचार स्वातंत्र्य का अभाव, धर्म को ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया गया। वैदिक कालीन शिक्षा में धर्म को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। शिक्षा की संपूर्ण संरचना धार्मिक आदर्शों पर आधारित होने के कारण शिक्षा के विषय, उद्देश्य और पाठ्यक्रम का निर्धारण धर्म के अनुसार ही किया जाता था। शिक्षा का उद्देश्य क्या रहेगा, उसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा, ये सभी निर्धारण का कैसे होता था, ये सभी निर्धारण होता था धर्म के आधार पर, जिसमें छात्रों का अधिकांश समय धर्मशास्त्रों के अध्ययन और कर्म कांडों में ही बीत जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर लिया। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो क्लास आपकी रात में 8 बजे आएगी, उसमें हम पढ़ेंगे भारत में शिक्षा, यानी कि बौद्ध काल की शिक्षा को डिस्कस करेंगे। हर एक क्लास में एक चैप्टर हम लोग फिनिश करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। ठीक है, जो चैप्टर 2 है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ये पेड स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड किए जाते हैं इसमें, इसलिए इसमें आंसर पहले से ही टिक है, क्योंकि उनको आंसर टिक करके दिया जाता है ताकि बच्चे फटाफट बस रट लें, पढ़ लें, है ना। ये कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 है, देखिए चैप्टर 2 को फटाफट डिस्कस करते हैं। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था, तो वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था, संस्कृत था।
चार वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। चार वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? वैदिक काल में शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वो आपका तक्षशिला था। क्या? तक्षशिला। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला था। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आध्यात्म की शिक्षा, अध्यात्म की शिक्षा, वेदों पुराणों की शिक्षा, है ना, लोगों को ईश्वर से कनेक्ट कराने की शिक्षा, ये जो है बड़ा उद्देश्य था, है ना, सर्वप्रमुख उद्देश्य था। वैदिक काल में गुरुकुलों में क्षत्रिय बच्चों का प्रवेश किस आयु पर होता था? वैदिक काल में गुरुकुलों में जो क्षत्रिय बच्चे होते थे उनका प्रवेश 10 वर्ष के जब वो हो जाते थे तब उनका एडमिशन होता था। उपनयन संस्कार कब किया जाता था? उपनयन संस्कार गुरुकुल में प्रवेश के समय किया जाता था। उपनयन संस्कार कब किया जाता था? गुरुकुल में प्रवेश के समय उपनयन संस्कार किया जाता था। वैदिक काल में विद्या अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व जो संस्कार होता था उसको उपनयन संस्कार कहते थे। क्या कहते थे? वैदिक काल में विद्या अध्ययन प्रारंभ करने से पहले यानी शिक्षा आरंभ करने से पहले जो संस्कार होता था उसको उपनयन संस्कार कहते थे। पराविद्या का प्रमुख उद्देश्य क्या था? पराविद्या का उद्देश्य था आध्यात्मिक विकास करना। ठीक है, ये हमारा आध्यात्मिक जगत से संबंधित है। अगर यहाँ अपरा विद्या होता तो आप लिखते कि ये लौकिक जगत से संबंधित था, ये भौतिक जगत से संबंधित है अपरा विद्या। ठीक है। शिक्षण संस्था टोल में शिक्षा दी जाती थी संस्कृत की। किसकी? संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी। वैदिक काल में समापवर्तन संस्कार होता था शिक्षा पूरी होने पर। वैदिक काल में पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन, बहुत ही जो बेस्ट क्वेश्चन है वो हमने निकाल करके आपको दिए हैं चैप्टर वाइज। वैदिक काल में समापवर्तन संस्कार जो होता था वो शिक्षा पूरी होने पर होता था। ठीक है। परिव्राजाचार्य हैं, भ्रमण करने वाले जो आचार्य हैं, जो घूमने वाले एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने वाले जो आचार्य हैं उनको परिव्राजाचार्य कहते हैं। वैदिक शिक्षा की विशेषता क्या है? वैदिक शिक्षा की विशेषता यह है कि इसमें व्यक्ति का सर्वांगीण विकास किया जाता है, बाहरी नियंत्रण से बिल्कुल मुक्त है, इसमें व्यक्तिगत नियंत्रण होता है। जिस गुरुकुल में जो भी गुरु शिक्षा दे रहे होते थे सिर्फ उन्हीं को पता होता था हमें क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। निःशुल्क शिक्षा हुआ करती थी। तो ये सभी विशेषताएं थी वैदिक शिक्षा की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर 3 है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके का कंटेंट आप पढ़ते रहिए और बहुत ही बेस्ट करना चाहते हैं बीएड में तो स्मार्टर एवरीडे आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। नोट्स लेना है तो ये नंबर आपका दिया गया है, यहाँ व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चारों पेपर कंप्लीट नोट्स, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और जो वन लीनियर कराए जाएंगे वो आपको सब मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी 8 बजे की नेक्स्ट क्लास में।